देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर आ चुका है। ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या देश फिर से कोरोना पर सख्त नियमों की तरफ बढ़ेगा या सरकार ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन नीति में बदलाव लाएगी। एक तरफ है जनता की लापरवाही, दूसरी तरफ है बेपरवाह प्रशासन। इन्हीं चुनौतियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुई चिंताओं पर हाई लेवल बैठक करेंगे। पीएम ने कल ही अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना को लेकर चिंता जताई है। हम ऐसे समय में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब पूरी दुनिया कोविड संकट से गुजर रही है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। संकट ने हम सभी को नया सबक सिखाया है और मौजूदा ढांचे को तोड़ दिया है। देश में ओमिक्रॉन 15 राज्यों में फैल चुका है। 22 दिसंबर तक 213 केसों की बात स्वास्थ्य मंत्रालय मान चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। Time to avoid non-essential travel. Number 1. Time to avoid mass gatherings. Second. And number 3. Time to observe low-intensity festivities and ushering in the new year is to be very low intensity. लेकिन इस खतरे के बाद भी देश में सावधानी नहीं दिख रही। यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई है। लेकिन पीएम की बैठक में कई सवालों पर निगाह रहेगी। क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर क्या फैसला होगा? क्या फिर से कड़े कदम उठाए जाएंगे? ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? बूस्टर डोज पर क्या फैसला होगा? क्या बच्चों की वैक्सीनेशन पर कोई फैसला होगा? देखिए, दुनिया भर में कोरोना और उसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तबाही मचा रहा है। अमेरिका और यूरोप में ओमिक्रॉन के केस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हर देश अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहा है। आपको दिखाते हैं दुनिया में ओमिक्रॉन को लेकर क्या हलचल है इस वक्त। ब्रिटेन में कोरोना ने रिकॉर्ड तोड़ा। एक दिन में 1,06,000 केस। पोलैंड में मौतों का रिकॉर्ड टूटा। एक दिन में 775 मौत। अमेरिका में तेजी से बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया से लेकर अफ्रीका तक हर जगह कोरोना उसका वेरिएंट तेजी से पैर फैला रहा है। हर देश अपनी अपनी तरह से जंग लड़ रहा है। ये तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस की हैं, जहां 5 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने में तेजी लाई गई है। माता पिता ओमिक्रॉन के डर से बच्चों को वैक्सीन लगवाने ला रहे हैं। क्रिसमस के जश्न पर इस वक्त ओमिक्रॉन का साया पड़ा हुआ है। बहुत से लोगों ने अपनी यात्राएं स्थगित कर दी हैं, पर WHO की अपील के बाद भी सरकारें क्रिसमस का जश्न मनाने में हिचक रही हैं। ओमिक्रॉन के प्रकोप से लंदन के अस्पताल भरे हुए हैं। गंभीर मरीजों के लिए एंटीवायरल दवाइयों का इंतजाम किया जा रहा है। पूरा ब्रिटेन इन दिनों कोरोना की मार झेल रहा है। 24 घंटे में 1,06,122 कोरोना केस सामने आए हैं। आशंका है इसमें अधिकांश ओमिक्रॉन केस ही हैं। 24 घंटे में कोरोना से जुड़ी 140 मौत ब्रिटेन में हुई हैं। इससे लड़ने के लिए ब्रिटेन में बूस्टर डोज पर जोर दिया जा रहा है। अब तक ब्रिटेन 3 करोड़ बूस्टर डोज लगा चुका है, यानी करीब आधी आबादी को। 92 लाख की आबादी वाला इजराइल वैक्सीन की एक और बूस्टर डोज यानी कोरोना का चौथा टीका लगाने की तैयारी में है। सबसे पहले बुजुर्ग और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन देने का फैसला लिया गया है।
नीदरलैंड्स तो पहले ही ओमिक्रॉन के चलते लॉकडाउन लगा चुका है। अब बेल्जियम भी उसी रास्ते पर बढ़ चुका है। हालांकि पहला कदम कड़े कोरोना नियम लागू कर उठाया गया है। कॉन्सर्ट हॉल बंद कर दिए गए हैं। वहीं चीन ने कोरोना से लड़ने के लिए शियान शहर में लॉकडाउन लगा दिया है। कुछ मामलों को छोड़कर शहर में आने जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं सबसे पहले ओमिक्रॉन रिपोर्ट करने वाले देश दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन केस कम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन जानकार इस आंकड़े पर शक जता रहे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका ओमिक्रॉन की टेस्टिंग बंद कर चुका है। देखिए, बस 10 दिनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार वाराणसी पहुंचने वाले हैं। यूपी को जीतने के लिए दनादन उद्घाटन और शिलान्यास का दौर भी जारी है। आज भी 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होने वाला है। लेकिन ये याद रखिए कि वाराणसी सिर्फ पीएम का संसदीय क्षेत्र नहीं है, बल्कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा केंद्र भी है। और वाराणसी के इर्द गिर्द ही 2022 के लिए बीजेपी पूरे पूर्वांचल जीतने के प्लान पर लगातार काम कर रही है। काशी नगरी को एक बार फिर पीएम मोदी की बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेरह तारीख को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद 23 तारीख को आज प्रधानमंत्री फिर से काशी पधारने वाले। शरीर पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ उनका स्वागत किया गया। अभिनंदन अभिनंदन मोदी जी का अभिनंदन। इस बार वाराणसी को पीएम मोदी 2100 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। 22 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा, जिसमें बीएचयू में डॉक्टर, नर्स, छात्रावास और धर्मशाला है। शिक्षक शिक्षण अंतर विश्वविद्यालय केंद्र, केंद्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, बेनियाबाग में पार्किंग और पार्क का उद्घाटन, 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण, तो रमना गांव में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन होगा, जबकि प्रधानमंत्री बनास डेयरी संकुल की आधारशिला रखेंगे। इसमें अमूल डेयरी का 30 एकड़ में प्लांट लगेगा, जिसकी लागत 475 करोड़ रुपए है। तैयार होने के बाद यहां रोजाना 5 करोड़ लीटर दूध की प्रोसेसिंग होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो इलाके के दूध उत्पादकों को रोजगार भी मिलेगा। बनास डेयरी से जुड़े करीब 1,70,000 दूध उत्पादकों को सीधा फायदा होगा। इन किसानों के बैंक खातों में करीब 35 करोड़ रुपए का बोनस ट्रांसफर होगा। शिलान्यास और उद्घाटन के साथ साथ वाराणसी के करखियाओं में पीएम की एक बड़ी सभा भी होगी। तैयारी पूरी हो चुकी है, बड़ा मंच तैयार हो चुका है। चुनावी माहौल की इस रैली में 1 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट सेट किया गया है। यहाँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। आरएएफ, पीएसी के जवान तैनात हैं। सीओ स्तर के अधिकारी सुरक्षा का घेरा संभाल रहे हैं, जबकि महिला पुलिस और महिला इंस्पेक्टर की भी तैनाती की गई है। हम लोगों को जो है केंद्र सरकार की तरफ से भी जो है सीपीएफ का फोर्स मिला है। राज्य सरकार की तरफ से लगभग हमें 10 कंपनी पीएससी मिली है, और उसके साथ साथ एटीएस की टीम भी यहाँ रहेंगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, डीएफएमडीज भी रहेंगे। सादे में हमारे कपड़े रहेंगे। लगभग 2,500 से 3,000 जो सिविल पुलिस का फोर्स है। अमूल प्लांट का तोहफा आने वाले दिनों में वाराणसी और आसपास के किसानों के लिए बड़ा वरदान साबित होने वाला है। 1.5 बरस के भीतर बनास डेयरी संकुल का निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद तो वाराणसी दूध क्रांति का केंद्र बनने की राह पर होगा। कुल मिलाकर विकास के हर मोर्चे पर काशी को आगे बढ़ाने की योजना है, और उसकी झलक अगर चुनावों से ऐन पहले दिख जाए तो समझिए चुनावी इम्तिहान पास करना बीजेपी के लिए आसान हो जाएगा। बीजेपी इसी कोशिश में लगी है, और इसीलिए पीएम मोदी भी दनादन वाराणसी के दौरे पर हैं। 10 दिनों के भीतर दूसरी बार, क्योंकि वाराणसी सिर्फ एक शहर या इलाका नहीं, ये बीजेपी का पूर्वांचल प्लान का हिस्सा है। ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ जो काम होगा उसका असर पूरे पूर्वांचल में दिखेगा। यूपी के चुनाव में पूर्वांचल को साधना क्यों जरूरी है, ये जानिए। इस क्षेत्र में कुल 21 जिले हैं। यूपी की 32% आबादी यहाँ रहती है। इस इलाके में विधानसभा की कुल 130 सीटें हैं, और इसीलिए बीजेपी समेत पीएम मोदी की वाराणसी पर नजर है।
पिछले चुनाव में बीजेपी को लखनऊ की गद्दी पर बिठाने में पूर्वांचल का भी बड़ा योगदान था। इस बार बीजेपी और एसपी में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। तो पिछले 2 चुनावों में इन्हीं 2 पार्टियों की ताकत की तुलना देखिए। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल बीजेपी के साथ था। पार्टी को 87 सीटें मिली थीं, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 14 सीटें। लेकिन 2012 के नतीजे इसके ठीक उलट थे। तब समाजवादी पार्टी ही वहां विजयी हुई थी। काशी में महादेव की इच्छा के बिना न कोई आता है। लिहाजा बीजेपी वाराणसी के जरिए पूर्वांचल में कड़ी मेहनत कर रही है। डर इस बात का है कि कहीं जरा सी चूक से समाजवादी पार्टी बाउंस बैक न कर दे। देखिए, आज उत्तर प्रदेश में पूर्व में मोदी होंगे तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत एक साथ मंच पर होंगे और मंच पर दोनों पार्टियों के करीब 70 नेताओं की मौजूदगी होगी। अलीगढ़ के इगलास सीट पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी की संयुक्त महारैली होने वाली है और इस जाट बहुल सीट पर लाखों की भीड़ जुटाकर विरोधी बीजेपी को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं अखिलेश और जयंत। दोनों पार्टियों का दावा है कि रैली ऐतिहासिक होगी। किसान नेता और पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पोते जयंत की आज किसानों के गढ़ अलीगढ़ में बड़ी रैली है। किसान वोटरों को साधने के लिए जयंत चौधरी अलीगढ़ के इगलास विधानसभा क्षेत्र में गंगा रैली करने वाले हैं, क्योंकि यहां जयंत को अखिलेश यादव का भी साथ मिलने वाला है। जाटलैंड की मजबूत सीट मानी जाती है इगलास, लेकिन अखिलेश और जयंत की संयुक्त रैली के जरिए नजर पूरे पश्चिमी यूपी पर है, जहां सीटों की संख्या भी बड़ी है और इसलिए रैली भी बड़ी होने वाली है। रैली 140 बीघा के बड़े मैदान पर है। लाखों की भीड़ जुटाने की तैयारी है। मंच पर दोनों पार्टियों के करीब 70 नेता। इस रैली को पश्चिमी यूपी में अखिलेश और जयंत का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। रैली को सफल बनाने के लिए दोनों पार्टियों के नेताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। 2014 के पहले जो नहीं हो रहा था वो आज सब उसका उल्टा हो रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये तोड़क लोग है और इन्होंने अपने कर्मों से झूठ बोल करके झांसा दे करके सत्ता में आने का काम किया। इसी इलाके में 3 महीने पहले खुद प्रधानमंत्री मोदी भी रैली कर चुके हैं, जब उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की नींव रखी थी और जनसभा के जरिए जाट वोटरों को बीजेपी के पाले में करने की कोशिश भी। अलीगढ़ की इगलास सीट को चौधरी चरण सिंह की कार्यस्थली भी माना जाता है। सालों तक इस सीट पर चौधरी परिवार का कब्जा रहा, लेकिन 2017 में बीजेपी की लहर ने सीट को जयंत की पार्टी से छीन लिया। अब एक बार फिर चौधरी चरण सिंह की जयंती के सहारे जाट बहुल इस सीट पर कब्जा जमाने की तैयारी में है। अखिलेश और जयंत की जोड़ी। वोटर के ताजा सर्वे में लोगों से पूछा गया था सवाल, जल्दी से देख लीजिए, ये आ गया आपके सामने सवाल। एसआईटी रिपोर्ट के बाद अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा देना चाहिए क्या? टेनी को लेकर टकराव जबरदस्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच और आंकड़ा 62% का मानना है कि हाँ टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। यह आंकड़ा बड़ा है, ये बहुमत का आंकड़ा है। 62% लोग मान रहे हैं टेनी को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं में महज 38% लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं, टेनी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। फिलहाल टेनी को लेकर तकरार जबरदस्त तरीके से जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखी गई और अब विपक्ष की तरफ से हल्ला बोल दिया गया है। अगले सवाल का रुख करते हैं। अगला सवाल बड़ा दिलचस्प सवाल है। भीड़ आप देख रहे हैं अखिलेश यादव की यात्रा में किस तरीके की उमड़ रही है, तो अखिलेश की यात्रा में भीड़ के मायने क्या हैं? ये सवाल सी वोटर ने अपने सर्वे में पूछा और इसका जवाब देखिए। देखने आ रही है भीड़। 53% का यह कहना है कि भीड़ महज अखिलेश यादव को देखने आ रही है। हालांकि 47% ये मानकर चल रहे हैं कि इस भीड़ का वोट पर असर होगा। और अब इस सर्वे का अगला सवाल जो मैं आपके सामने रखने जा रही हूं, जरा गौर से देख लीजिए इस सवाल को। बेहद महत्वपूर्ण सियासी तौर पर यह सवाल हो जाता है और सवाल यह है कि क्या यूपी में चुनाव अब मोदी बनाम अखिलेश बनता जा रहा है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इसके जवाब में जो आंकड़े आए हैं वो उसी तरीके से चौंका रहे हैं, क्योंकि 46% लोगों का मानना है कि हां, उत्तर प्रदेश का चुनाव
योगी वर्सेस अखिलेश नहीं बल्कि मोदी वर्सेस अखिलेश बन रहा है। हालांकि 31% लोग इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन 46% ये बड़ा आंकड़ा है जो ये मान रहा है कि यूपी चुनाव अब मोदी बनाम अखिलेश बन रहा है, और 23% कह रहे हैं पता नहीं। पर 46% लोग इस राय से इत्तेफाक रख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश चुनाव जो है वो मोदी वर्सेस अखिलेश बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे लेटेस्ट सर्वे तो आपने देखा कि किस तरीके से अजय मिश्रा टेनी को जनता माफ करने के मूड पर नजर नहीं आ रही है। नमस्ते भारत लगातार जारी है और नमस्ते भारत में लगातार ओमिक्रॉन से जुड़े खतरों के बारे में हम आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान रहें और सुरक्षित रहें। देखिए, ओमिक्रॉन पर WHO ने नई चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन पर नतीजे निकालना जल्दबाजी है। अभी डेल्टा के खतरे से तुलना करना गलत है। WHO अस्पताल में कम लोग दाखिल हो रहे हैं। बड़ी आबादी में ओमिक्रॉन फैलने पर खतरा पता लगेगा। WHO ने कहा है कि बूस्टर डोज से महामारी खत्म नहीं होगी। कम टीकाकरण वाले देशों से फिर बढ़ सकता है कोरोना। ये बड़ी जानकारी WHO की तरफ से दी गई है। क्या महाराष्ट्र में भी मुख्यमंत्री बदलने वाला है? उद्धव ठाकरे की सेहत को लेकर जिस तरह की अटकलें और अब जिस तरह से बीजेपी के नेता दावे कर रहे हैं, उसके बाद ये सवाल चर्चा में है। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हो गया है, लेकिन दावे के मुताबिक उद्धव इसमें शामिल नहीं हुए। 74,800 मिनट, 1,248 घंटे, 52 दिन। कहां है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे? उनकी तबीयत कैसी है? जनता के सामने कब आएंगे शिवसेना के सुप्रीमो? ये वो सवाल हैं जिन पर पूरे महाराष्ट्र और देश की नजर है। दावा किया गया था कि उद्धव बुधवार से विधानसभा सत्र में शामिल होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सदन की कार्यवाही तो नियत समय पर शुरू हो गई, लेकिन रेड कारपेट पर उद्धव की जगह डिप्टी सीएम अजित पवार नजर आए। अब विपक्ष इसे लेकर नसीहत दे रहा है। ऐसा है कि वो बीमार है, थोड़ी बीमारी थोड़ी चिंताजनक है, तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं। सिर्फ उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। तो सदन में यदि उनको राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय कांग्रेस पर भरोसा नहीं है, और स्वाभाविक भी है, उनकी परंपरा ऐसी है, उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है, तो अपने लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को। उद्धव ठाकरे आखिरी बार 2 नवंबर को बारामती एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ट्रस्ट इंक्यूबेशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर दिखे थे, लेकिन उसके बाद इक्का दुक्का ऑनलाइन प्रोग्राम को छोड़कर सीएम ठाकरे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई नहीं दिए हैं। हालांकि परिवार के मुताबिक उनकी सेहत अब ठीक है। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत। सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली, त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते। उद्धव की सेहत को लेकर अटकलें इसलिए लग रही हैं क्योंकि पिछले महीने 12 नवंबर को उनकी स्पाइनल कॉर्ड की सर्जरी हुई थी। ऑपरेशन के बाद 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उद्धव कहीं दिखे नहीं। मुख्यमंत्री जी की अगर तबीयत खराब है और वो यहाँ नहीं आते हैं तो उसके ऊपर हमारा कोई आक्षेप नहीं है। उनकी तबीयत ठीक होगी तो उन्होंने यहाँ आना ही चाहिए। बीजेपी के सवालों पर उद्धव ठाकरे की सरकार में सहयोगी पार्टी एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक बचाव में आए। उन्होंने बीजेपी पर पलटवार करते हुए संसद में पीएम मोदी की उपस्थिति पर सवाल उठा दिए। हमें लगता है कि जो बीजेपी मुख्यमंत्री के उपस्थिति को लेकर सवाल खड़ा कर रही है, उन्हें बताना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री सदन चल रहा है, कितने दिन उपस्थित रहे प्रधानमंत्री सदन में। पर सवाल यह है कि अगर स्वास्थ्य कारणों से उद्धव को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ती है तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? पहला नाम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का है, लेकिन अनुभव की कमी उनके रास्ते का पत्थर बन सकती है। दूसरा नाम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे का हो सकता है, लेकिन वो भी सक्रिय राजनीति से दूर हैं। तीसरा नाम एकनाथ शिंदे का हो सकता है, जो शिवसेना के सबसे पावरफुल मंत्री हैं, लेकिन सहयोगी दलों को उनके नाम पर मनाने की चुनौती होगी। चौथा नाम संजय राउत का हो सकता है, जिनकी करीबी शरद पवार से भी है और राहुल गांधी से भी।
अब आगे क्या समीकरण बनते हैं यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल लोगों की नजरें विधानसभा की कार्यवाही पर टिकी है, जहां आज भी उद्धव के आने का बेसब्री से इंतजार है। वही बड़ी खबर आपको बता दें, वही महाराष्ट्र से ही जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने गिरफ्तारी की है। गिरफ्तार शख्स का नाम जयसिंह राजपूत है। शख्स खुद को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फैन बताता है। जयसिंह ने फोन पर धमकी भरे मैसेज आदित्य ठाकरे को भेजे थे। जान से मारने की धमकी वाले मैसेज थे। बेंगलुरु से इसे गिरफ्तार किया गया है। और देखिए, पंजाब के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में भी बड़ी दरार पड़ती नजर आ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत पार्टी से नाराज नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या चुनाव से पहले रावत की ये नाराजगी कांग्रेस पर भारी पड़ेगी या रावत अपनी अलग पार्टी बना लेंगे? क्या हरीश रावत छोड़ेंगे कांग्रेस का साथ? क्या राजनीति से संन्यास लेंगे हरीश रावत? क्या कैप्टन की तरह नई पार्टी बनाएंगे हरीश रावत? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हरीश रावत अपनी ही पार्टी से नाराज हो गए हैं और उन्होंने खुलकर अपनी नाराजगी सोशल मीडिया पर जाहिर भी कर दी है ना। अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर करके खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि हरीश रावत अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हरीश रावत के इस ट्वीट से कांग्रेस बड़ी मुश्किल में पड़ गई है, क्योंकि रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का सबसे भरोसेमंद चेहरा है। प्रदेश में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी इनके कंधों पर ही है। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत चाहते हैं कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। रावत का तर्क है कि तमाम चुनावी सर्वे में वो मुख्यमंत्री की पहली पसंद है। 11 दिसंबर को एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल में भी हरीश रावत 33% वोटरों की पहली पसंद थे, जबकि मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी को सिर्फ 27% लोग ही उत्तराखंड का अगला सीएम बनते देखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस के उत्तराखंड के प्रभारी देवेंद्र यादव इससे इत्तेफाक नहीं रखते। देवेंद्र बार बार कह रहे हैं कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और यही उत्तराखंड कांग्रेस में झगड़े की असली वजह है। माननीय हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता हैं, कोई बात होगी तो मैं चर्चा करूंगा। अभी तक मेरा उनसे संपर्क नहीं हो पाया है, मैं संपर्क करूंगा, उनसे जानूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम होगी तो हम बात करेंगे। दूसरा और सबसे अहम मसला टिकटों का है। कांग्रेस आला कमान ने इस बार उम्मीदवारों के चुनाव के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है, वो हर जिले में जाकर जिताऊ उम्मीदवारों को ढूंढ रही है, जबकि रावत अपने करीबियों के लिए टिकट चाहती है। पार्टी के अंदर ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द और उनके आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तो निश्चित है कि उसमें उनका दर्द झलकता है। और कांग्रेस कोई आज नहीं तो पहले से बिखरी हुई है। सिर्फ विरोधी ही नहीं, कभी कांग्रेस में हरीश रावत के सहयोगी रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह भी रावत पर तंज कस रहे हैं। कैप्टन ने रावत के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आप जो बोएंगे वही काटेंगे, आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं अगर कोई हो तो। उत्तराखंड विधानसभा में 70 सीटें हैं। पिछली बार कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी और बीजेपी के खाते में गई थी 57 सीटें। लेकिन प्रचंड बहुमत के बावजूद बीजेपी अब तक यहां 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी है। माना जा रहा है कि उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए इस बार सरकार बनाने का सुनहरा मौका है, लेकिन तभी जब पार्टी घर का झगड़ा सुलझा पाएगी। नमस्ते भारत में अब बात करते हैं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की, जो कोरोना की चपेट में आ गई है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उनकी बेटी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव है। डिंपल ने खुद को आइसोलेट किया है। डिंपल ने खुद इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। हालांकि कल पूरे दिन इस बात के कयास लग रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी खारिज करती रही। तो क्या यूपी के चुनाव प्रचार को लेकर कोरोना से पैदा हुए डर का असर दिखने लगा है?
क्या अब यूपी की चुनावी रैलियों में दिख रही भीड़ में कोरोना ने एंट्री मार दी है? क्योंकि भीड़ में शामिल आम कार्यकर्ता तो छोड़िए, कोरोना ने नेता को अपना निशाना बनाया है। खुद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। चिंता की बात यह भी है कि अखिलेश और डिंपल की बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हुई है। इस पर कई घंटे के सस्पेंस के बाद खुद डिंपल यादव ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि करते हुए लिखा, मैंने कोविड टेस्ट कराया जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है। मैं पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हूं और कोई भी लक्षण अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं। अपनी और दूसरों की सुरक्षा की दृष्टि से मैंने खुद को अलग कर लिया है। हाल फिलहाल में मुझसे मिलने वाले सभी लोगों से अनुरोध है कि वे अपना टेस्ट जल्द कराएं। डिंपल यादव ने तो खुद को आइसोलेट कर लिया। अब सवाल है कि रोजाना हजारों लाखों की भीड़ को संबोधित कर रहे अखिलेश यादव क्या खुद को आइसोलेट करेंगे? हालांकि अखिलेश यादव की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन इस बीच अखिलेश अपनी रैलियों से रोजाना जिनको चुनौती दे रहे हैं, यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने फोन करके अखिलेश यादव की पत्नी और उनकी बेटी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और दोनों के स्वास्थ्य लाभ की कामना की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। देखिए, ओमिक्रॉन का खतरा सिर पर आ चुका है। ओमिक्रॉन की चिंताओं के बीच पीएम मोदी आज समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या देश फिर से कोरोना पर सख्त नियमों की तरफ बढ़ेगा या सरकार ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन नीति में कुछ बदलाव लाएगी? एक तरफ है जनता की लापरवाही, दूसरी तरफ है बेपरवाह प्रशासन। इन्हीं चुनौतियों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन से पैदा हुई चिंताओं पर हाई लेवल बैठक करेंगे। पीएम ने कल ही अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम में कोरोना को लेकर चिंता जताई है। हम ऐसे समय में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं जब पूरी दुनिया कोविड संकट से गुजर रही है और हम भी इससे अछूते नहीं हैं। संकट ने हम सभी को नया सबक सिखाया है और मौजूदा ढांचे को तोड़ दिया है। देश में ओमिक्रॉन 15 राज्यों में फैल चुका है। 22 दिसंबर तक 213 केसों की बात स्वास्थ्य मंत्रालय मान चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये भी चेतावनी दी है कि कोरोना 3 गुना तेजी से फैलता है और इसलिए अब सावधानी रखने का वक्त आ चुका है। Time to avoid non-essential travel. Number 1. Time to avoid mass gatherings. Second. And number 3. Time to observe low-intensity festivities and ushering in the new year is to be very low intensity. लेकिन इस खतरे के बाद भी देश में सावधानी नहीं दिख रही। यही वजह है कि केंद्र ने भी राज्यों को तीसरी लहर रोकने के लिए चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर हो, वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं, रात में कर्फ्यू लगाया जाए, शादियों और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या कम करने के साथ साथ बड़ी सभाओं में सख्त नियम लागू करने की सलाह दी गई है। लेकिन पीएम की बैठक में कई सवालों पर निगाह रहेगी। क्रिसमस, न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर क्या फैसला होगा? क्या फिर से कड़े कदम उठाए जाएंगे? ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है? बूस्टर डोज पर क्या फैसला होगा? क्या बच्चों की वैक्सीनेशन पर कोई फैसला होगा? देखिए, देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब है दिल्ली और महाराष्ट्र में। दिल्ली में तो क्रिसमस और नए साल के जश्न पर कोरोना का ग्रहण लग चुका है। बाकी राज्य क्या कदम उठा रहे हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक स्कूल में 11 छात्र छात्रा कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 125 पर पहुंचा कोरोना का ग्राफ। 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा। आईआईटी कानपुर का अनुमान, फरवरी में आ सकती है तीसरी लहर। हर रोज आ सकते हैं 1 से 1.5 लाख केस। कोरोना का खतरा सिर उठाकर खड़ा है। दिल्ली के एम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर तैयारी शुरू कर दी है कि चाहे कोई भी वेरिएंट हो, 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की जरूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं और ऐसे इवेंट्स ना होने दें जो सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकते हैं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बैठक करेंगे। मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा होगी। दिल्ली में क्रिसमस और नए साल के जश्न में बड़े आयोजन नहीं होंगे। अब कोई भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक या धार्मिक सभा नहीं होगी। कोविड प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन करवाया जाएगा। दुकानों में बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। रेस्टोरेंट्स और बार में क्षमता के 50% लोग ही बैठ पाएंगे। स्टेडियम में खेल बिना दर्शकों के होंगे। ओमिक्रॉन केस हरियाणा में भी मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे में हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किया है। 1 जनवरी 2022 से जिस व्यक्ति ने कोविड की दोनों वैक्सीनेशन की डोज नहीं ले रखी होगी, उसको मैरिज पैलेस, रेस्टोरेंट, होटल, दफ्तर, बैंक या कोई भी ऐसी जगह जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, उसको प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि टीका प्रमाण पत्र नहीं है तो नहीं मिलेगा वेतन। ऐसे ही कदम मध्य प्रदेश में पहले से उठाए जा रहे हैं। कल तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्कूल में बने वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया और तीसरी लहर शुरू होने का ऐलान कर दिया। घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिचित अगर कोई टीकाकरण से वंचित रह गए हो तो कृपया करके उनको भी टीका लगवा दें, ताकि तीसरी लहर की आक्रामकता को हम पूरी ताकत से रोक दें और अपनी जनता को बचा पाए। गुजरात में नए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाने की शुरुआत हो गई है। सिविल हॉस्पिटल में आप जानते हैं कि हमने ओमिक्रॉन के लिए गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं। हमारे O5 में हमने 2 विंग्स क्रिएट किए, जिसमें एक में हम पॉजिटिव दर्दी को रखते हैं और दूसरे में सस्पेक्टेड। जरूरी भी है, क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो सावधानी और तैयारी बहुत जरूरी है। तो देश में ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। लगातार ओमिक्रॉन के केस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में देश कितना सतर्क हो, इसे लेकर दिखाते हैं आपको अपनी ये रिपोर्ट। आपके टीवी स्क्रीन पर 4 तरह की तस्वीरें हैं। चारों ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली की हैं। चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग किस तरह बाजारों में, रेलवे स्टेशन पर भीड़ जमा कर रहे हैं। न मास्क नजर आते हैं, न सामाजिक दूरी, न कोरोना का डर है और न ही प्रशासन का। लाजपत नगर मार्केट के भीड़ की इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस भीड़ को देखकर डर लग रहा है, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों को शायद ओमिक्रॉन का कोई डर नहीं। जब इन लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की तो सुनिए इनका क्या कहना है। मीडिया से आए हैं, मीडिया से। अच्छा, मीडिया से आए हैं। ये लो मास्क लगा लेते हैं। क्यों नहीं लगाया हुआ? मैडम जी कहीं नहीं लगाया, मैं बात कर रहा था, इस वजह से मैं हट गया। क्या मास्क लगा के बात नहीं हो पाती? हो पाती है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती ना। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, पूरी हो पा रही है ना? आप मुझे पूरे अच्छी तरह से सुन पा रहे हैं? जी लगा लिया। सॉरी। क्या हुआ सर, मास्क कहाँ पे लगाया? क्या हुआ सर, मास्क नहीं? थोड़ा दम घुट जाता है। पूरे दिन लगाए कभी कभी हो जाता है थोड़ा सफोकेशन। ये दिल्ली के एक बाजार का हाल है। अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के सरोजनी नगर का हाल। कुछ यही हाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी दिखा। लोग बिना मास्क आराम से खड़े हैं, मानो इन्होंने ओमिक्रॉन से जंग जीत ली हो। अब आपको लेकर चलते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग गायब दिखी। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के CST स्टेशन पर। दरअसल इस बात की तफ्तीश करने आए हैं कि लोग कोरोना के इस नए वेरिएंट को लेके कितने सजग हैं, कितने सतर्क हैं। आप देखिए कि ये CST स्टेशन का परिसर है। यहाँ पर लोगों ने मास्क तो लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लोगों में नहीं दिखाई दे रही है। ये सबसे जो है वो बिजिएस्ट स्टेशन में आता है। ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीर मुंबई के इन्हीं जो बिजी स्टेशनों से मिलेगी तो आप सोचिए कि ये तीसरी लहर को जो है वो महज इन्विटेशन है। जनता तो जनता, देश के नेताओं का हाल भी कुछ कम नहीं है।
इनकी रैलियों को तो देखकर लगता है जैसे इन्हें भगवान से वरदान मिला हो, तभी तो ये सभी खुलकर रैली कर रहे हैं। जहां तक नजर जाए सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। नेताओं की रैलियों को लेकर जनता जनार्दन का क्या सोचना है, आप खुद सुनिए। ये आने वाले समय में महामारी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, जो मुझे लगता है, क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए चुनावी रैलियां तो कर रही है, लेकिन आम लोगों की सहूलियत को देखते हुए जिस तरह शादी, फंक्शन और बाकी समारोह पर रोक लगाई जा रही है। ऐसा ना, मोदी जी जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं और योगी जी हैं वो विष्णु जी हैं, तो उन्हें तो कुछ होगा नहीं। अलग अलग तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि देश में ओमिक्रॉन को लेकर किसी को भी किसी तरह की चिंता है। जनता लापरवाह है और प्रशासन बेपरवाह। अब आपको मध्य प्रदेश के प्रशासन की लापरवाही की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। इससे आपको अंदाजा जरूर हो जाएगा कि ओमिक्रॉन को लेकर लोग कितने जागरूक हैं। वैक्सीनेशन का डोज तो लगा नहीं, लेकिन उसका प्रमाण पत्र हमारे परिवार में सभी लोगों के पास है। और जब हमने वो डोज लगाने का प्रयास किया तो स्लॉट बुक नहीं हुआ। उसके बाद बहुत सारी कोशिशें करने के बाद हमें कोविशील्ड लगाई गई और उसका हमारे पास अलग प्रमाण पत्र है। पहली तस्वीर एमपी के जबलपुर की है, जहां वैक्सीन की 1 डोज लेने पर मैसेज दोनों डोज लेने का आ जाता है। वहीं दूसरी तस्वीर एमपी के ही राजगढ़ की है, जहां वैक्सीन लगी बेटे को और सर्टिफिकेट आया पिता के नाम से। कौन कहेगा कि अभी कुछ महीनों पहले ही देश ने कोरोना से बहुत कुछ खोया है, लेकिन फिर भी न जनता जागरूक हुई है और न ही देश का सिस्टम। अच्छा देखिए, देश भर में कई राज्यों में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। दिल्ली में तो हड़ताल का 7वां दिन भी हो गया है। वहीं इलाज के लिए आए मरीज कड़कड़ाती इस ठंड में अस्पतालों के बाहर रात गुजारने को मजबूर हैं। अब सवाल ये कि कोरोना काल में भी आखिर क्यों सो रही है सरकार? आखिर मरीजों की कब करेंगे डॉक्टर और सरकार? मरीजों को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। ना तो कोई दवाई लिख रहा, ना कोई लिख रहा। बेहाल मरीज, सारे मरीज पर परेशान है। इधर कह रहे हैं कि यहाँ हड़ताल चल रही है, यहाँ जगह नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे। जिद पर अड़े डॉक्टर्स। कल देर शाम कैंडल लेकर डॉक्टर्स दिल्ली की सड़कों पर उतरे। पिछले 7 दिन से रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तकलीफ बढ़ती ही जा रही है। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी से ये डॉक्टर 17 दिसंबर से हड़ताल पर हैं। डॉक्टरों की मांग है कि चिकित्सकों के खाली पद को भरा जाए। दिन में भी प्रदर्शन होते रहे। प्रदर्शन कर रहे ये डॉक्टर्स अपने हाथों में तरह तरह के पोस्टर्स लिए हुए हैं। पोस्टरों में उनकी मांग से जुड़ी कई बातें लिखी हुई हैं। बस एक चीज का जिक्र नहीं है, उन मरीजों की तकलीफों का जिनके नाम की शपथ लेकर ही ये डॉक्टर बनते हैं। मेरठ के रहने वाले दीपक अपनी पत्नी लता को बड़ी ही उम्मीदों के साथ दिल्ली के एम्स लेकर आए थे, जहां से उन्हें सफदरजंग अस्पताल भेज दिया गया। लेकिन वहां भी डॉक्टर्स की हड़ताल थी। अब स्ट्रेचर पर लता तड़प रही हैं और दीपक बेबस महसूस कर रहे हैं। कोरोना के चलते दीपक की जॉब चली गई। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। इसका ये इलाज है, जो ये भर्ती नहीं करेंगे ना तो मैं तो अपने घरवाली को यहाँ हॉस्पिटल के सामने स्ट्रेचर पे खड़ी करके छोड़ के चला जाऊंगा। मैं तो इस टाइम बर्बाद हो चुका हूँ। मैं छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा, बस मैं इतना बर्बाद हो गया हूँ। मैं वो क्या करूँ? कभी उस हॉस्पिटल में मैंने दिल्ली का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ धक्के खा खा के मैं परेशान ना हुआ हूँ। यही हाल इस परिवार का भी है। फ्रैक्चर से ग्रस्त महिला और उनका परिवार फरीदाबाद से दिल्ली आया ताकि उनका इलाज हो सके, लेकिन उन्हें ये कह के वापस कर दिया गया कि हड़ताल चल रही है। पिछले कई दिन से ये परिवार अस्पताल के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसे कोई इलाज नहीं मिल पा रहा। इनको फ्रैक्चर है, किडनी की प्रॉब्लम, डायलिसिस की और हार्ट ब्लॉकिंग है। तो ये हमें डेट पे डेट दे जाते हैं, स्ट्राइक पे स्ट्राइक, वापस हम घर लेके चले जाते हैं ऐसे ही। और हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना पड़ता है, जिससे ज़्यादा ये हमारा खर्चा बढ़ रहा है। डेट पे बुलाते हैं और फिर बोलते हैं स्ट्राइक है। डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं क्योंकि जूनियर डॉक्टर नहीं आ रहे हैं और जूनियर डॉक्टरों का मामला कोर्ट में अटका पड़ा है, इसलिए सरकार के भी हाथ बंधे हैं। मेडिकल पीजी में 27% ओबीसी, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण,
आरक्षण नीति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। ईडब्ल्यूएस के लिए सालाना 8 लाख रुपए सीमा का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। केंद्र ने कहा है कि 8 लाख की सीमा पर फिर से विचार करेगी। कोर्ट से सहमति न मिलने तक नीट पीजी बंद। नए डॉक्टरों की भर्ती न होने से रेजिडेंट डॉक्टर्स काफी परेशान हैं। इस मामले पर 6 जनवरी को सुनवाई होनी है। दिल्ली के अलावा कई शहरों के सरकारी अस्पतालों में मरीज इसी तरह भटक रहे हैं। हड़ताल के कारण लगभग 1000 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाए। मरीजों की जान पर बनाई है, लेकिन इसके बाद भी हड़ताली डॉक्टर्स अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं है। डॉक्टरों का पहला कर्तव्य मरीजों की जान बचाना है, लेकिन अगर उन्हीं डॉक्टरों के कारण मरीजों की मौत हो जाए तो सवाल तो उठेंगे ही। वही सवाल सरकार पर भी है, जो ना समाधान ढूंढ पा रही है और ना ही हड़ताल खत्म करवा पा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।